एक व्यक्ति जिसने 18 साल की छोटी सी उम्र में दर्जनों बैंकों को लगाया चूना। एक ठग कैसे बना सिक्योरिटी कंसल्टेंट। 16 वर्ष की आयु में घर से भागे एक लड़के की कहानी जो लोगों को रोमांचित लगती है। एक ऐसा लड़का जो बिना डिग्री, बिना नॉलेज कभी पायलट बना तो कभी वकील, डॉक्टर, बिजनेसमैन और लेक्चरर। नाम एक लेकिन किरदार अनेक। कैसे खेला उसने जालसाजी का ये खेल। जेल के बाद उसकी जिंदगी ने ऐसा कौन सा मोड़ लिया कि उसका हर पाप धुल गया। क्यों इसे अमेरिकन इतिहास का सबसे लकीएस्ट ठग माना जाता है। क्या है ठग से कंसल्टेंट तक का सफर तय करने वाले फ्रैंक की कहानी, चलिए समझते हैं। 2002 में एक मूवी आती है कैच मी इफ यू कैन, जो अपने वक्त की ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। अगर आपने भी ये मूवी देखी है तो अब इसका रियल वर्जन सुनिए। स्टोरी शुरू होती है न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्सविल से, जहां 27 अप्रैल 1948 को फ्रैंक विलियम एबिगनेल का जन्म होता है। उसके फादर फ्रैंक एबिगनेल सीनियर स्टेशनरी का बिजनेस करते थे। वो न्यूयॉर्क के अमीर तरीन लोगों में से एक थे, इसलिए बचपन से ही फ्रैंक अपने फादर से बहुत इंस्पायर था। जबकि उसकी मदर थी पॉलेट एबिगनेल, एक सिंपल, खूबसूरत और फैमिली ओरिएंटेड लेडी, जिनके लिए उनकी फैमिली ही सब कुछ थी। पॉलेट को जहां पति, बच्चों और किचन से प्यार था, वहीं फ्रैंक के फादर बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिक्स और थिएटर में भी इंटरेस्टेड थे, और जब भी मौका मिलता वो अपने इस शौक को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। फ्रैंक को भी ये सब बहुत पसंद था, लेकिन उसे रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में हीरो बनना था, जिसमें वो तरह तरह के किरदार निभाए, जैसे एक एक्टर अपनी रियल लाइफ में निभाता है। फ्रैंक की सोच बचपन से ही काफ़ी अलग थी। वो अपने फादर से इंस्पायर ज़रूर था, पर उसकी सोच में कहीं भी पिता या उनके ख्यालात एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं था। दूसरे बच्चे जहाँ पैसे खर्च करके अपने टॉय और खेलकूद का सामान इकट्ठा करते थे, वहीं फ्रैंक ये सारी चीज़ें चोरी करके कलेक्ट करता था। 8 से 10 साल की उम्र में ही उसे चोरी की जैसे लत लग गई थी। कभी आसपास की दुकानों से तो कभी अपने घर से ही पैसे और सामान चोरी किया करता था। स्कूल में भी दूसरों के सामान को चोरी छुपे अपने पास रख लेना उसकी आदत थी। हालांकि वो कभी पकड़ा नहीं गया, इसलिए उसके हौसले भी बुलंद होते चले गए। छोटी मोटी चोरियां करते करते अब फ्रैंक 15 साल का हो चुका था। दूसरी तरफ उसके घर के हालात भी अब नॉर्मल नहीं रहे थे। असल में फ्रैंक के फादर अब अपने इंटरेस्ट के पीछे दौड़ रहे थे। स्टेशनरी के बिजनेस के साथ साथ अब उन्होंने राजनीति में भी कदम रख दिया था, जिस वजह से वो परिवार और स्पेशली अपनी पत्नी को रत्ती भर समय नहीं दे पाते थे। इसलिए पॉलेट परेशान रहने लगी। उसने फ्रैंक सीनियर से बात करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। वहीं फ्रैंक अब छोटी मोटी चोरियां करके बोर हो चुका था, क्योंकि इससे पैसे कमा रहे थे। इसलिए उसने फैसला किया कि वो एक जॉब करेगा। इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करने लगा, पर जॉब से भी उसे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि उसके दिमाग से जालसाजी चाह ही नहीं रही थी। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो कोई बड़ा हाथ मारेगा, और उसके सबसे पहले शिकार बने खुद उसके फादर, जो बेशक पॉलेट या फ्रैंक के साथ ज़्यादा समय ना गुजारते हों, लेकिन उनकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते थे। उन्होंने फ्रैंक को एक क्रेडिट कार्ड और एक ट्रक खरीद कर दिया था, ताकि उसकी जॉब में हेल्प हो सके। ये कोई नॉर्मल कार्ड नहीं था, बल्कि अमेरिका में चलने वाला खास गैसोलीन कार्ड था, जो सिर्फ गैस स्टेशनों पर ही यूज़ किया जा सकता था, वो भी पेट्रोल भरवाने के लिए, व्हीकल के लिए टायर, स्टीयरिंग और दूसरे पार्ट्स खरीदने के लिए। फ्रैंक ने इसी कार्ड को अपनी तिजोरी भरने का पहला जरिया बनाया। वो अलग अलग पेट्रोल पंपों पर जाता, क्रेडिट कार्ड से महंगे टायर और गाड़ियों के पार्ट्स खरीदता, फिर किसी दूसरे गैस स्टेशन या पंप अटेंडेंट से डील कर उन्हें कुछ लॉस या प्रॉफिट अमाउंट पर बेच दिया करता। इस तरह उसने अपने पिता के दिए कार्ड से $3400 कमा लिए, जिसका बिल फ्रैंक सीनियर को भरना पड़ा, जिस वजह से उनका खून खौल उठा और उन्होंने फ्रैंक पर खूब गुस्सा किया। लेकिन उसने ये बहाना बनाया कि वो नहीं जानता था कि इस कार्ड का बिल उन्हें चुकाना पड़ेगा। लेकिन पॉलेट समझ गई कि फ्रैंक की चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। वो अभी से एक अंधेर नगरी की तरफ जा रहा है, जहां से उसे बाहर नहीं निकाला गया तो वो अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेगा। इसीलिए उन्होंने उसे जुवेनाइल करेक्शनल फैसिलिटी, यानी एक तरह से बाल सुधार गृह में भेज दिया। पर वो नहीं जानती थी कि फ्रैंक यहाँ रहकर और ज़्यादा बिगड़ने वाला है। कुछ महीने बाद वो सेंटर से बाहर आया और उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगा। 1964 की बात है। फ्रैंक जब घर लौटा तो कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उसके पेरेंट्स ने अलग होने का फैसला ले लिया था और दोनों कोर्ट में हियरिंग पर पहुंचे, जहां कोर्ट ने सिचुएशन को समझते हुए उन्हें आसानी से डिवोर्स दे दिया और फ्रैंक से पूछा कि वो किसके साथ रहना चाहता है। फ्रैंक ने एक तक अपने फादर को देखा और फिर मदर को, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस खामोशी से खड़ा रहा। इसलिए ये फैसला उसी पर छोड़ दिया गया। उसके पेरेंट्स उसे अपनाने के लिए तैयार थे, लेकिन 16 साल के फ्रैंक के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। इसलिए उसने माता पिता दोनों का ही साथ छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए न्यूयॉर्क चला गया। उसकी जेब में बस $200 और एक चेकबुक थी, लेकिन $200 के सहारे इतने बड़े शहर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। इसलिए फ्रैंक ने यहाँ डिलीवरी बॉय की नौकरी लगा ली। लेकिन वो सिर्फ 16 साल का था, इसलिए इस नौकरी से उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिल पा रहे थे।
रोज़ का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से फ्रैंक का शारीरिक ढांचा भी कुछ अलग था। वो उम्र से पहले ही बड़ा दिखने लगा था। उसके बाल सफ़ेद होने लगे थे और चेहरा भी बड़ों जैसा दिखता था। लेकिन फ्रैंक ने अपनी इस कमज़ोरी को अपना हथियार बनाया। उसने सोचा वो बड़ा तो दिखता ही है, अगर बाई डॉक्यूमेंट भी बड़ा हो जाए तो उसे ज़्यादा पैसों की नौकरी मिल सकती है। इसलिए उसने अपनी उम्र ज़्यादा बतानी शुरू कर दी। सबसे पहले तो उसने ड्राइविंग लाइसेंस पर अपनी उम्र 27 अप्रैल 1948 की जगह 27 अप्रैल 1938 कर ली और ख़ुद को 10 साल बड़ा बना लिया, जो वो वाकई में लगता था। इसके बाद उसने अपनी जॉब भी चेंज कर दी और अडल्ट होने की वजह से उसे सैलरी भी पहले से ज़्यादा मिलने लगी। शुरुआती दिनों में तो फ्रैंक के सबसे खुश रहा, पर जल्द ही सैलरी कम बढ़ने लगी और खर्चे बढ़ते चले गए और नौकरी से भी उसका मन हटने लगा। तब उसने खुद को पूरी तरह से धोखाधड़ी और जालसाजी के काम में झोंक दिया। असल में उसकी नज़र न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी बैंकों पर थी। वो जानता था कि बिना मेहनत के अगर सबसे ज़्यादा पैसा कहीं मिल सकता है तो वो बैंक से ही मिल सकता है। उस वक्त बैंकों में कंप्यूटर तो यूज़ होते थे, लेकिन डेटा और सर्विस इतनी फास्ट नहीं थी जितनी आज है। एक ट्रांजैक्शन को सिस्टम पर चढ़ाने में कई बार महीनों का वक्त लगता था। इसी बात का फ़ायदा उठाने वाला था फ्रैंक। उसने देखा कि पैसा जमा करने के लिए डिपॉजिट स्लिप का इस्तेमाल किया जाता है। बैंक अपने कस्टमर्स को चेकबुक के साथ साथ डिपॉजिट स्लिप भी भेजा करती थी, जिस पर मैग्नेटिक इंक से उनके अकाउंट नंबर प्रिंट होते थे। पर कुछ कस्टमर ऐसे भी थे जो मैन्युअली पेन से अपना अकाउंट नंबर डालते थे। पर उस वक्त बैंक्स में सॉर्टिंग मशीन हुआ करती थी, जो मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड अकाउंट नंबर को आसानी से रीड कर लेती थी, लेकिन हाथ से लिखे नंबर को बहुत कम पहचान पाती थी। इसलिए जब कैशियर डिपॉजिट स्लिप को मशीन में डालते तो मशीन उन्हें रिजेक्ट कर देती थी, जिसके बाद कैशियर मैन्युअली अकाउंट नंबर की एंट्री करता। और ये बात फ्रैंक को अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। इसलिए उसने सोचा कि अगर वो मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल करके बहुत सारी स्लिप्स पर अपना अकाउंट नंबर डाल दे और उन्हें बैंक में रख दे, तो हो सकता है दूसरों के खातों में जाने वाले पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। हालांकि ये उसकी लाइफ की पहली सबसे बड़ी धोखाधड़ी होने वाली थी, इसलिए पहले तो उसे बहुत डर लगा। पर फिर उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और बैंक से बहुत सारी डिपॉजिट स्लिप्स उठाई और फिर उन पर इंक से अपना अकाउंट नंबर लिखकर उन्हें वापस बैंक में ले जाकर रख दिया और बैठकर सोचने लगा कि अब क्या होगा। पर होना तो वही था जो फ्रैंक सोचकर बैठा था। कई कस्टमर्स ने उन स्लिप्स पर हाथ से अपना अकाउंट नंबर लिखा और कैशियर को दे दिया, लेकिन सॉर्टिंग मशीन ने हाथ से लिखे नंबर को डिटेक्ट ही नहीं किया और इंक से लिखे नंबर को रीड करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। इस तरह किसी और के खाते में जाने वाले पैसे अब फ्रैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने लगे। जैसे ही पहला ट्रांजैक्शन हुआ, फ्रैंक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे उसके अकाउंट में $400 जमा हो चुके थे, लेकिन बैंक को इस बात की भनक भी नहीं लगी। ना ही उन्हें फ्रैंक पर शक हुआ, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि बैंक्स उसे एक जेंटलमैन की तरह देखती थी। लेकिन फ्रैंक अपनी इसी पर्सनालिटी का फ़ायदा उठा रहा था। वो अलग अलग बैंक्स में अलग अलग नाम और पहचान से अकाउंट खोलता और अपने हाथ से छपे नकली चेक इन खातों में जमा करके पैसा निकाल लेता, और जब बैंक को पैसे देने की बारी आती तो वो किसी दूसरी बैंक में अकाउंट खोलता। इसी तरह उसने अलग अलग तरीकों से बैंक को करीबन $2.5 लाख का चूना लगा दिया, और जब लगा कि अब भांडा फूट सकता है तो सारे पैसे लेकर फरार हो गया। और अब उसकी नज़र पड़ी ड्रॉप बॉक्स पर, जो उस वक्त एयरपोर्ट में इंस्टॉल हुआ करते थे। इन ड्रॉप बॉक्सेस में एयरलाइन और कार वेंडर कंपनियां जैसे हर्ट्स और यूनाइटेड एयरलाइंस अपने रोज़ाना के कलेक्शन को कलेक्ट करने के बाद एक बैग में भरकर डाल दिया करती थी, जहां से ये पैसा अंदर मैनेजमेंट तक पहुंचता था। लेकिन किसी आम इंसान या चोरों के लिए इन बॉक्सेस को खोलना नामुमकिन था। पर फ्रैंक को अब ड्रॉप बॉक्स में जाने वाले पैसे अपने हाथ में चाहिए थे, इसलिए उसने दिमाग दौड़ाया और पास की एक दुकान से सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म खरीद ली और ड्रॉप बॉक्स के बाहर एक पोस्टर लगाया, ड्रॉप बॉक्स इज आउट ऑफ सर्विस, प्लीज़ डिपॉजिट विद सिक्योरिटी गार्ड ऑन ड्यूटी। यानी ड्रॉप बॉक्स खराब है, आप अपना पैसा ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को सौंप दें। फ्रैंक को बिल्कुल नहीं लगा था कि उसका ये आइडिया काम करेगा, लेकिन इसने काम किया। लोगों ने ज़रा भी दिमाग नहीं लगाया कि ड्रॉप बॉक्स भला ख़राब कैसे हो सकता है, और फ्रैंक के हाथों में पैसों से भरे बैग थमाकर निकल गए। जब तक मैनेजमेंट को पता चला, तब तक फ्रैंक उन पैसों को लेकर रफू चक्कर हो चुका था। साथ ही उसने कुछ समय के लिए ये काम बंद कर दिया ताकि पकड़ा ना जाए। लेकिन ड्रॉप बॉक्स केस ने उसके दिमाग में एक बात बैठा दी थी कि अगर व्यक्ति रिस्पेक्टेबल हो तो सब उसकी आवभगत करते हैं, और एयरलाइंस पर सबसे ज़्यादा वैल्यू पायलट्स को मिलती थी, फ्री सर्विस, हाई सैलरी और दूसरी वैल्यूज़ भी। इसलिए उसने सोचा क्यों ना अब पायलट बनकर देखा जाए, वो भी बिना डिग्री के, जिसके लिए सबसे पहले चाहिए थी पायलट की ड्रेस। और इसके लिए उसने पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज पैन एम के परचेजिंग डिपार्टमेंट में कॉल किया और खुद को लॉस एंजलिस बेस का एक पायलट बताकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उसकी यूनिफॉर्म खराब हो गई है और उसे आज शाम को ही अर्जेंट फ्लाइट पकड़नी है, तो तुरंत नई यूनिफॉर्म चाहिए। उसके आत्मविश्वास से कॉल पर बैठी पैन एम की एम्प्लॉई इतनी सेटिस्फाई हो गई कि उसने बिना कोई इन्फॉर्मेशन लिए फ्रैंक को मैनहट्टन में एक यूनिफॉर्म टेलर की दुकान का एड्रेस दे दिया। फ्रैंक वहां पहुंचा और वर्दी खरीद ली। अब बारी थी आईडी कार्ड की। उसने एक छोटे से टॉय एरोप्लेन के मॉडल से पैन एम का लोगो निकालकर फर्जी आईडी पर चिपका दिया और बन गया पैन एम का पायलट फ्रैंक विलियम। इस यूनिफॉर्म में वो सबसे पहले न्यूयॉर्क के लगाडिया एयरपोर्ट पर पहुंचा। चमकदार यूनिफॉर्म में एक 17 साल के पायलट को देखकर किसी को भी शक नहीं हुआ।
हर कोई उसे ग्रीटिंग विश करने लगा, जिनमें TW एयरलाइन का एक पायलट भी था, जिसने मुस्कुराते हुए पूछा, पैनाम का पायलट लगाडिया पर कैसे? फ्रैंक थोड़ा घबराया पर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैं हेड करके सैन फ्रांसिस्को से आया हूँ, अब यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर कैनेडी एयरपोर्ट जाऊँगा। पायलट फिर से मुस्कुराया और अगला सवाल दागते हुए बोला, तो कौन से इक्विपमेंट पर उड़ान भरते हो आजकल? इस सवाल ने फ्रैंक की हवा टाइट कर दी, क्योंकि उसने ऐसे किसी टेक्निकल सवाल की उम्मीद भी नहीं की थी, पर फिर भी वो घबराया नहीं और कॉन्फिडेंस के साथ बात को घुमा दिया। पायलट को भी शक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और फिर फ्रैंक एक के बाद एक हेड फ्लाइट्स लेने लगा। हेड फ्लाइट्स मतलब किसी भी एयरलाइन के कॉकपिट के पीछे छोटी क्रूज सीट पर बैठकर फ्री में ट्रैवल करना। छोटी मोटी एयरलाइंस के पायलट्स को तो आमतौर पर उतनी सुविधाएं नहीं मिलती थीं, लेकिन पैन एम का पायलट होने के चलते फ्रैंक की जमकर सेवा हुआ करती थी। उसका खाना पीना, रहना, घूमना, होटल, कैफे एरिया, हर चीज़ का खर्चा एयरलाइन उठाती और बाद में बिल पैन एम कंपनी उठाती थी। हालांकि फ्रैंक नकली चेक भी थमाता, जो कुछ समय बाद बाउंस हो जाते, पर फिर भी किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी की तरफ से बिलिंग समय से हो रही थी। इसी तरह उसने 1966 से 1968 यानी पूरे 2 साल तक पैन एम का पायलट बनकर फ्री में यात्राएं की। इन 2 सालों में उसने 26 देशों की 250 से ज़्यादा फ्लाइट्स में फ्री में सफ़र किया और 10 लाख मील से भी ज़्यादा की हवाई यात्रा की। इसी बीच उसने फ्लाइट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज भी ले ली, उन्हें कैसे उड़ाते हैं, कैसे प्लेन ऑटो पायलट मोड पर जाता है, वगैरह वगैरह। हालांकि उसने ध्यान रखा कि पैन एम फ्लाइट से कभी सफ़र ना करें, वरना वो पकड़ा जा सकता था। इसीलिए वो पैन एम एरोप्लेन के आसपास भी भटकना पसंद नहीं करता था। लेकिन एक रोज़ एक फ्लाइट में सफ़र करते हुए पायलट ने उसे कुछ देर के लिए प्लेन उड़ाने को कहा, क्योंकि पायलट को ज़रूरी काम था और को पायलट के भरोसे वो प्लेन छोड़ना नहीं चाहता था। फ्रैंक ने भी बिना झिझके प्लेन अपने हाथ में ले लिया, जबकि उस वक्त प्लेन 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। लेकिन वो घबराया नहीं और प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर छोड़ दिया। इस तरह वो यहाँ से भी बच निकला। लेकिन 1966 तक उसे एहसास हुआ कि पायलट वाली तकनीक कभी भी पकड़ी जा सकती है। इसलिए उसने एक बार फिर अपनी जगह और पहचान बदल दी और जॉर्जिया राज्य के अटलांटा शहर में पहुंचा। यहाँ फ्रैंक को लंबे समय के लिए अपार्टमेंट किराए पर चाहिए था, लेकिन वे पैसे नहीं भरना चाहता था, और जब अपार्टमेंट का लीज फॉर्म उसे भरने के लिए दिया गया तो उसने प्रोफेशन की जगह पर खुद को डॉक्टर दिखाया और आगे लिखा कि वो कैलिफोर्निया में पीडियाट्रिशियन है और 12 महीने की छुट्टी पर आया है ताकि कुछ रिसर्च पेपर ऑडिट कर सके। दरअसल फ्रैंक ये सब सम्मान पाने के लिए कर रहा था। वो जानता था जितना ऊंचा ओहदा, जितनी ऊंची पोस्ट, उतना ज़्यादा सम्मान। इसलिए पायलट के बाद अब उसने डॉक्टर की तरह लोगों की नज़रों में सम्मान पाने का निर्णय लिया और उसके इस झूठ ने काम भी किया। नई जगह पर भी सब लोग उसे आदर भरी नज़रों से देखने लगे। वो खुद को डॉक्टर फ्रैंक विलियम बताता था, जिस वजह से ना तो बिल्डिंग वालों ने आईडी मांगी और ना ही कोई और प्रूफ। वो निश्चिंत होकर यहाँ रहने लगा। लेकिन संयोग से उसी बिल्डिंग में इनफैक्ट उसके आमने सामने के फ्लैट्स में भी कुछ डॉक्टर्स रह रहे थे। उसके ठीक सामने थे डॉक्टर विलियम ग्रेंजर और वो खुद भी एक पीडियाट्रिशियन थे। फ्रैंक को यहाँ रहते कुछ हफ्ते ही गुजरे थे कि एक रोज़ विलियम ग्रेंजर उसे मिल गए। दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और प्रोफेशन के बारे में भी बताया। लेकिन ग्रेंजर की पहचान सुनकर फ्रैंक घबरा गया। उसे लगा कि अगर ग्रेंजर ने उसके पेशे के बारे में कोई भी सवाल पूछ लिया तो उसका झूठ पकड़ा जा सकता था। पर यह फ्रैंक की खुशकिस्मती थी कि ग्रेंजर को काम की बातें घर पर करना पसंद नहीं था। इसलिए दोनों के बीच नॉर्मल बातें हुईं। पर अपने इस झूठ को बरकरार रखने के लिए वो अगले ही पल शहर की पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंचा, जहां से कुछ पीडियाट्रिशियन की किताबें लाया और उनमें से मोटी मोटी जानकारी, जो नॉर्मली एक डॉक्टर को होनी चाहिए, अच्छी तरह से रट ली। इसके साथ ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो गया। कुछ रोज बाद ग्रेंजर फिर से फ्रैंक से मिले और उसे अपने हॉस्पिटल में विजिट करने को कहा। असल में ग्रेंजर मैरियट्टा के स्मिथर्स जनरल हॉस्पिटल में चीफ रेजिडेंट पीडियाट्रिशियन थे। फ्रैंक छुट्टियों पर था तो ग्रेंजर ने उसे जस्ट विजिट करने को कहा। फ्रैंक ने भी ऑफर स्वीकार लिया और हॉस्पिटल में घूमने चला गया। लेकिन वहां से वापस आते हुए उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई। एडमिनिस्ट्रेटर ने अचानक से उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि नाइट शिफ्ट का एक डॉक्टर फैमिली इमरजेंसी की वजह से 10 दिनों की छुट्टी पर गया है और उसकी जगह फिलहाल हॉस्पिटल के पास कोई और डॉक्टर है नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटर ने फ्रैंक को कुछ दिनों के लिए नाइट डॉक्टर की जगह लेने को कहा। लेकिन फ्रैंक को तो इस प्रोफेशन का ए भी नहीं आता था, तो वो घबरा गया और बहाना बनाते हुए कहा कि उसके पास जॉर्जिया में प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं है। इस पर एडमिनिस्ट्रेटर ने भरोसा दिलाया कि नाइट में सिर्फ कुछ इंटर्न स्टाफ, नर्स और नए डॉक्टर्स ही होते हैं। काम वो करेंगे, बस उसे उन पर नज़र रखनी है। एक तरह से नाइट स्टाफ को सुपरवाइज करना है। ये सुनकर फ्रैंक भी मान गया और अगले ही दिन वो इंटरव्यू इसके सामने पेश हुआ। उसने कुछ दिन पहले ही टीवी शो मैच देखा था और उस शो का हंसमुख और अलहट डॉक्टर हॉकाई पीएस का कैरेक्टर उसके दिमाग में घूम रहा था। लिहाजा उसने इंटरव्यूज के सामने खुद को एक अलहट, मजाकिया, बागी और नियमों पर ज़्यादा ध्यान ना देने वाला डॉक्टर दिखाया। खुशकिस्मती से जूरी भी मजाक के मूड में थी, तो उसे कोई टेक्निकल सवाल पूछे ही नहीं गए और इस तरफ फ्रैंक फर्जी पायलट से फर्जी डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल में सुपरवाइज करने लगा। उसके अंडर में 8 डॉक्टर्स और 40 नर्स थीं।
वो रात को 12 बजे से सुबह 8 बजे तक लैब कोट पहनकर वार्ड में घूमता, झूठ मूठ के लिए नर्स और डॉक्टर से रिपोर्ट मांगता और मन ही मन दुआ करता कि उसके रहते कभी हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना आए, वरना वो फंस सकता था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही रहा, लेकिन फिर एक दिन इमरजेंसी वार्ड से अचानक कॉल आया। एक बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और तत्काल किसी सीनियर डॉक्टर को वहां पहुंचने के लिए कहा गया। उस वक्त हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर के रूप में सिर्फ फ्रैंक ही था। उसकी सांसें हलक में अटकने लगी, आवाज़ लड़खड़ा गई और हाथ कांपने लगे, पर उसने हिम्मत से काम लिया और जानबूझकर धीमे कदमों से इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद तब तक इंटर्न डॉक्टर सिचुएशन को संभाल लेंगे। लेकिन जब वार्ड में पहुंचा तो बच्चे की हालत खराब थी। वो पूरा नीला पड़ चुका था क्योंकि उसे ऑक्सीजन लेने में परेशानी हो रही थी। ये देखकर फ्रैंक घबरा गया, पर उसने संभलते हुए इंटर्न डॉक्टरों से पूछा, क्या डायग्नोस है डॉक्टर? उस वक्त वहाँ 3 डॉक्टर थे और तीनों ने अलग अलग राय दी। फ्रैंक जानता था कि जो भी करना है तत्काल करना होगा, पर उसके पास किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं थी। इसीलिए उसने अपने हाथ नहीं डाले और तत्काल फैसला लेते हुए तीनों इंटर्न से कहा, आपसी सहमति से जो भी सही लग रहा है वो ऑपरेट कर दीजिए। तब इंटर्न डॉक्टरों ने बच्चे को ऑक्सीजन दी, कुछ दवाएं लगाईं और कुछ देर बाद हालात काबू में आ गए। बच्चा नॉर्मल हो गया और फ्रैंक ने राहत की सांस ली। लेकिन इस घटना ने उसे डरा दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी नासमझ और अज्ञानता की वजह से किसी मासूम की जान जाए। इसलिए उसने डॉक्टर वाली भेष को अलविदा कहा और जॉर्जिया छोड़कर एक नए सफर पर निकल पड़ा। और अब वो पहुंचा यूनाइटेड स्टेट्स के यूटा में, जहां प्रोवो नाम के शहर में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की के पिता ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और जब लड़की ने ये बात फ्रैंक को बताई तो उसने भी अपना नया रूप एक प्रोफेसर के रूप में लेने का फैसला किया और खुद को सोशियोलॉजी का प्रोफेसर बताया। ये सुनकर लड़की भी इंप्रेस हो गई और फ्रैंक को अपने फादर से मिलने के लिए इंसिस्ट करने लगी। फ्रैंक को भी इसमें कोई रिस्क नहीं लगा, इसलिए वो उसके पिता से मिला। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत हुई और अब फ्रैंक के पास एक और मौका चलकर आया। लड़की के पिता ने फ्रैंक को ऑफर दिया कि क्यों ना वो गर्मियों के मौसम में 6 हफ्तों के लिए बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी का लेक्चर देने को कहा। फ्रैंक को ये ऑफर पसंद आया क्योंकि इसमें ना तो किसी की जान जाने का डर था और ना ही ये कोई टेक्निकल काम था। लिहाजा उसने ऑफर स्वीकार किया और 6 हफ्तों तक बर्मिंघम में सोशियोलॉजी लेक्चरर के रूप में काम किया। बदले में उसे $600 भी मिले। लेकिन 6 हफ्तों का समय खत्म होते ही अब उसे कोई नया भेष लेना था, इसलिए उसने यूटा को भी छोड़ दिया और अब वो जा पहुंचा लुइसियाना राज्य में, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसे वो पहले से जानता था। असल में ये लड़की एक एयर होस्टेस थी और फ्रैंक की उससे मुलाकात पैनम का नकली पायलट बनकर उड़ान भरते हुए एक फ्लाइट में हुई थी, जहां दोनों के बीच बातचीत हुई और काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। फ्रैंक कुछ दिनों तक उसी लड़की के साथ घूमता रहा और एक रोज बैटन रूज शहर में एक पार्टी के दौरान उसने फ्रैंक को अपनी कुछ दोस्तों से मिलवाया, जिसमें से एक जेसन विल्कॉक्स भी था। विल्कॉक्स राज्य के सहायक अधिवक्ता यानी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे, मतलब कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च विधि अधिकारी के सहायक, जो एक वकील होते हैं और कानूनी मामलों में अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं। फ्रैंक विल्कॉक्स से मिलकर बहुत खुश हुआ और एक बार फिर उसके खुराफाती दिमाग ने अपने लिए एक नया प्रोफेशन इख्तियार कर लिया, यानी अब वो लॉयर बनने के बारे में सोच रहा था। इसके लिए उसने पार्टी में सबसे झूठ बोला कि उसके पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लॉ डिग्री है। ये झूठ वो पहले भी कई बार बोल चुका था। उस लड़की को भी उसने यही कहा था, इसलिए उसने जानबूझकर फ्रैंक को विल्कॉक्स से मिलवाया। लेकिन फ्रैंक को नहीं पता था कि उसका ये झूठ सच में उसके लिए एक नया रास्ता तैयार कर देगा। दरअसल विल्कॉक्स ने फ्रैंक से कहा कि लुइसियाना के अटॉर्नी जनरल को तेज तर्रार युवा वकीलों की तलाश है, तो क्यों ना वो यानी फ्रैंक लॉ एग्जाम देकर उसके साथ प्रैक्टिस करे। ये सुनते ही फ्रैंक को तो जैसे पंख लग गए। उसने फटाक से कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। इसके बाद उसने हार्वर्ड लॉ स्कूल की फर्जी डिग्री बनवाई और स्टेट बार काउंसिल के एग्जाम में बैठने की तैयारी करने लगा। उसने बार एग्जाम दिया लेकिन पास नहीं हुआ, पर उसने कोशिश नहीं छोड़ी और तीसरी बार जब एग्जाम दिया तो वो पास हो गया। असल में उस वक्त लुइसियाना में ये रूल था कि कोई बिना लॉ स्कूल गए भी बार एग्जाम दे सकता है, वो भी अनलिमिटेड टाइम, और फ्रैंक को इसी नियम का फायदा हुआ। एग्जाम पास करने के बाद फ्रैंक को लुइसियाना अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में बतौर सहायक अधिवक्ता यानी असिस्टेंट लॉयर नौकरी मिल गई, जहां काम कुछ ज़्यादा था ही नहीं, क्योंकि उसे सिविल डिवीजन में अनट्रेन्ड लॉ क्लर्क की तरह काम दिया गया था। मतलब ऑफिस के छोटे मोटे काम जैसे फाइलें लाना ले जाना, इस तरह के काम करने होते थे। फ्रैंक को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि लोगों के लिए तो अब वो एक रिस्पेक्टेबल लॉयर था और भीड़ में गुमनाम रहने के लिए भी ये प्रोफेशन सुरक्षित था। कुछ महीनों तक उसने शांतिपूर्वक ये काम किया। वो रोज सुबह समय से नौकरी पर पहुंच जाता, फाइलें पढ़ता और कोर्ट रूम में होने वाली हर कार्यवाही को बड़ी बारीकी से देखता, मानो सच में लॉ प्रैक्टिस कर रहा हो।
इसी बीच उसने एक चर्च को भी ज्वाइन कर लिया, जहां उसकी मुलाकात हार्वर्ड लॉ के असली ग्रेजुएट से हुई, जिसे यूनिवर्सिटी के बारे में गहरी नॉलेज थी और जिसने कभी भी फ्रैंक को वहां उसी फैकल्टी में भटकते हुए नहीं देखा था। लिहाजा उसे थोड़ा डाउट हुआ। उसे लगा कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए वो फ्रैंक से यूनिवर्सिटी और लॉ के बारे में कुछ सवाल जवाब करने लगा। फ्रैंक ने बड़ी चतुराई के साथ उसके हर सवाल को घुमा दिया, लेकिन वो भी रुका नहीं, बल्कि जितनी बार भी फ्रैंक से मिलता कोई ना कोई टेक्निकल सवाल पूछता, लेकिन उसके किसी भी सवाल का जवाब फ्रैंक के पास था ही नहीं। कुछ दिनों बाद ही उसे समझ आ गया कि अब लॉयर बनकर दाल नहीं गलेगी, इसलिए उसने बिना किसी को भनक लगे अटॉर्नी जनरल के ऑफिस की नौकरी को रिजाइन दे दिया और बैटन रूज छोड़कर फरार हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसने अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में लॉयर की तरह करीबन 8 महीने काम किया और पैसे भी कमाए। इस तरह फ्रैंक ने बिना किसी डिग्री, बिना किसी नॉलेज, प्रोफेशनल वर्क के पहले पायलट बना, फिर डॉक्टर और फिर एक लॉयर। इस दरमियान उसने कई साल सेम प्रोफेशन में काम कर रहे लोगों के साथ गुजारे, लेकिन किसी को उस पर रत्ती भर शक नहीं हुआ। लेकिन अब वे ये सब करके थक चुका था, क्योंकि ऐसे भेस बदलकर किसी भी प्रोफेशन में घुस जाने पर खतरा ज्यादा था। इसलिए अब उसने फिर से वही करने का सोचा जिसमें उसे महारत हासिल थी, यानी बैंक फ्रॉड और चेक काटने का खेल। कैलेंडर में भी अब 1966 से 1969 का समय आ चुका था। फ्रैंक, जो महज 19 से 20 साल का था, वो इतने सारे प्रोफेशन में राउंड अप करने के बाद एक बार फिर उड़ान भरने और बैंकों को चूना लगाने के खेल में वापस लौट आया। इनफैक्ट उसने डॉक्टर, पायलट, लॉयर और वकील रहते हुए भी अपने इस गेम को जारी रखा था। वो अलग अलग देशों की बैंकों के साथ ठगी कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अनुमान बताते हैं कि 1966 से 1969 तक उसने 26 देशों में बैंकों और लोगों को $2.5 मिलियन का चूना लगाया था, यानी लगभग 22.5 लाख करोड़ का। किसी को नकली बाउंस होने वाला चेक काट कर देता तो किसी बैंक में अपने अकाउंट नंबर वाली स्लिप्स छोड़कर पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता। लेकिन इसके बावजूद वो कभी पकड़ में नहीं आया, बल्कि खुफिया एजेंसियों के रडार में भी फ्रैंक का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं था। वो अभी भी आज़ाद घूम रहा था और अब वो अमेरिका में भी बेखौफ होकर घूमने लगा। उसके पास इतने पैसे थे कि उसे नया गेटअप बदलने में सिर्फ कुछ मिनटों का समय लगता था। उसकी उम्र भले 21 थी, लेकिन दिमाग एक अडल्ट और तेज तरार आदमी की तरह दौड़ता था। वो कभी खुद को एक बिजनेसमैन बताता तो कभी इंटरनेशनल विमानन कंपनी का अधिकारी। उसने अब तक असली दिखने वाली नकली चेक बनाना भी सीख लिया था। वो सबसे पहले तो एक नए नाम, नई पहचान के साथ बैंक में खाता खोलता, फिर उसमें कुछ रकम जमा करवाता और बैंक का भरोसा जीतता कि वो एक रईस और सम्माननीय व्यक्ति है। और जब उसे लगता कि अब मौका सही है तो एक बड़े अमाउंट वाला फर्जी चेक कैश करवाकर 921 हो जाता। लेकिन अब उसके साम्राज्य का अंत होने वाला था, क्योंकि 1969 के आखिर तक कई देशों की पुलिस, FBI और इंटरपोल की नज़र में एक नौजवान चढ़ चुका था जो लगातार भेष बदल रहा है, नई नई बैंकों में खाते खुलवा रहा है और करोड़ों का गबन कर फरार हो जा रहा है। फ्रैंक तक भी ये बात पहुंच चुकी थी, इसलिए अब उसने अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखा। लेकिन फिर भी उसने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाना जारी रखा। वो कभी कमजोर और नौसीखी एम्प्लॉयज़ को बरगलाकर उनसे पैसे निकलवा लेता, तो कभी चेक प्रिंट करने वाली कंपनियों को ढेरों नकली चेक्स के ऑर्डर लगा देता। इतना ही नहीं, एक बार तो उसने पैन AM के PR कैंपेन का झांसा देकर कुछ खूबसूरत लड़कियों को दुनिया भर में घुमाया और उनके नाम पर कंपनी के खर्चे दिखाकर $3 लाख के चेक भरवा लिए। इस तरह उसके पास ठगी करने का कोई ना कोई तरीका होता ही था। और हैरानगी इस बात की थी कि कंपनी, बैंक, एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी उसे पहचान ही नहीं पाया और उसने 8 नए अलग अलग रूपों में $25 लाख तक की ठगी को अंजाम दिया, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसलिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर अब किसी भी हालत में फ्रैंक को दबोचने का दबाव बन रहा था। उसे पकड़ने के लिए अमेरिका में एक स्पेशल टीम का गठन भी किया गया और उसे धर पकड़ने की जिम्मेदारी जिस ऑफिसर के कंधों पर थी वो थे जोसेफ शॉ। FBI के एक जांबाज और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर थे और फाइनेंस से रिलेटेड फ्रॉड करने वालों को पकड़ने में माहिर थे। उन्होंने सबसे पहले तो इस केस को स्टडी किया और ये समझ लिया कि उन्हें किसी लंबी चौड़ी गैंग को नहीं, बल्कि एक ही आदमी को ढूंढना है। लेकिन उसे ढूंढना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो हर जगह अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लेता है। इसलिए अब जोसेफ के पास 2 काम थे। पहला, इस चोर, लुटेरे या ठग की असली पहचान पता करना और दूसरा, उसे हाथ पकड़ना, ताकि बाद में सबूतों के अभाव में वो कानून से बच ना जाए। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था और ना ही कम्युनिकेशन का सिस्टम इतना फास्ट और इजी था कि एक देश की खबर दूसरे को हाल ही में लग जाए या एक फोर्स दूसरे देश की फोर्स से आसानी से कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन फिर भी जोसेफ ने यह सुनिश्चित किया कि जहाँ जहाँ फ्रैंक जाए वहाँ की पुलिस को पहले ही पता चल जाए कि इस आदमी की उन्हें तलाश है। वहीं फ्रैंक भी अब अमेरिका में बोर होने लगा था, क्योंकि पुलिस का डर बढ़ता जा रहा था और अब यहाँ के लगभग हर बैंक में उसके नकली चेक तैर रहे थे।
इसलिए बैंकों ने चेक्स को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी और ज़रा सी भी गड़बड़ी होने पर कस्टमर्स को चेक्स वापस करने लगी। खुद फ्रैंक के कई चेक्स भी बैंकों ने वापस कर दिए थे। इसलिए उसने सोचा अब यूरोप जाया जाए, हो सकता है वहाँ पुलिस का दबाव कम हो और खेलने के लिए एक नया मैदान भी मिल जाए। इसलिए वो ब्राज़ील के रियो डी जनेरो की फ़्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन यहाँ वो एक गलती कर बैठा जिसने उसे फंसा दिया। दरअसल फ़्लाइट में चेक इन करते वक्त अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए उसने एक लड़की के नाम से अपने लगेज टैग को आगे कर दिया, लेकिन ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और फियांसे थी जिसे वो अचानक छोड़कर चला गया था। फ्रैंक की इस हरकत से वो लड़की इतनी नाराज़ थी कि जब उसे पता चला कि फ्रैंक ने उसका नाम यूज़ किया है और अब वो पुलिस की रडार पर है तो वो और ज़्यादा भड़क उठी और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि फ्रैंक इस वक्त फ्रांस में है। तब तक फ्रेंच पुलिस ने एक जाल बिछाया और सितंबर 1969 की एक शाम जब फ्रैंक फ्रांस के मॉन्ट्रेड इलाके में अपने ठिकाने पर लौटा तो उसे दबोच लिया। इस तरह 21 साल की उम्र में फ्रैंक की भागदौड़ खत्म हो गई और अब वो हिरासत में था। दरअसल फ्रांस में भी उस पर धोखाधड़ी के आरोप थे और ये गिरफ्तारी इंटरपोल के अरेस्ट वारंट पर हुई थी। जब फ्रैंक के घर की तलाशी ली गई तो वहाँ उसे गुनहगार साबित करने वाला हर सबूत मिला। दर्जनों फर्जी पासपोर्ट, आईडी प्रूफ और ढेरों बैंक चेक जो ये साफ कर रहे थे कि फ्रैंक वही आदमी है जिसकी तलाश यूरोप पुलिस को पिछले 5 सालों से थी। इसलिए उस पर कोर्ट में मुकदमा चला और फ्रांसीसी अदालत ने उसे धोखाधड़ी के आरोप में 1 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि बाद में सज़ा को 6 महीने कर दिया गया, लेकिन फ्रैंक नहीं जानता था कि ये 6 महीने उसकी लाइफ के सबसे बुरे दिन होने वाले हैं। फ्रैंक को साउथ फ्रांस की पेरपिनियान जेल में डाला गया, जहाँ के हालात बद से बदतर थे। गंदगी से लबालब भरी एक काल कोठरी जिसमें उजाले के नाम पर एक बल्ब था, गंदा पानी और बेस्वाद खाना जो उसे रोज़ सुबह शाम दिया जाता था। इसके अलावा गार्ड्स का सख्त व्यवहार भी फ्रैंक के लिए मुसीबत बन गया और महज 6 महीने में उसका वजन 198 पाउंड से 109 पाउंड रह गया। उसका शरीर अब बस हड्डियों का ढांचा मात्र नजर आ रहा था। पर फिर भी जैसे तैसे ये 6 महीने गुजर गए। फ्रैंक को लगा अब वो आज़ाद हो जाएगा, पर ये उसका भ्रम था, क्योंकि अभी तो कुछ और भी देश थे जो उसके आने और अपनी साथ हुई धोखाधड़ी का बदला लेने का इंतजार कर रहे थे, जिनमें पहला रहा स्वीडन। फ्रांस में सज़ा पूरी होने के बाद उसे जेल से रिहा कर स्वीडन रिपोर्ट कर दिया गया, जहां पहले से उस पर ग्रॉस फ्रॉड यानी विशेष आर्थिक अपराध का मुकदमा चल रहा था। स्वीडिश कोर्ट ने भी उसे दोषी ठहराया और 6 महीने की सज़ा सुनाई। यहाँ जेल के हालात फ्रांस जितने खराब नहीं थे और 6 महीने आराम से गुजर गए। लेकिन रिहाई के वक्त स्वीडिश सरकार ने फ्रैंक पर 8 साल तक स्वीडन में आने पर प्रतिबंध लगा दिया और अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए भारी भरकम जुर्माना भी लगाया, जो फ्रैंक को भरना पड़ा। इसके बाद तीसरा और सबसे मुख्य देश था अमेरिका, जिसे फ्रैंक ने सबसे ज़्यादा चूना लगाया था। इसलिए स्वीडन से उसे आज़ाद करने के बाद अमेरिका के लिए डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन स्वीडन से न्यूयॉर्क लाते समय अमेरिकी ऑफिसर्स ने उसे बताया था कि फ्रांस और स्वीडन ने तो उसे बहुत छोटी सज़ा दी है, अमेरिका में उसे अपनी लाइफ की सबसे लंबी सज़ा भुगतनी है। ये सुनते ही फ्रैंक घबरा गया, क्योंकि फ्रेंच प्रिजन का उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था और वो अब दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने भागने का प्लान बनाया और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड होते ही सर्विस एरिया से होते हुए भाग निकला और बाहर कैब में बैठकर फरार हो गया। इधर ऑफिसर को जब पता चला कि फ्रैंक फरार हो गया है तो पूरे शहर में नाकाबंदी हो गई और हर जगह उसकी तलाश की गई। एयरपोर्ट का पूरा एरिया छाना गया और आसपास के रूट्स पर भी चेकिंग की गई और खुशकिस्मती से इस बार वो ज़्यादा दिनों तक फरार नहीं रह सका और कुछ ही घंटों बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने उसे दबोचा, जिसके बाद अमेरिकन अदालत में फ्रैंक के खिलाफ चेक फ्रॉड, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जीवाड़े जैसे कई केसों में मुकदमे चले। उस पर कई दर्जन बैंकों के साथ फ्रॉड का आरोप था और हर सबूत उसके खिलाफ था। लिहाजा कोर्ट ने उसे पूरे 12 साल की सज़ा सुनाई और उसे अमेरिका की संघीय जेल फेडरल प्रिजन में डाल दिया गया। इस तरह 22 साल की उम्र में 1971 में अब वो अमेरिका में कैदी था। लेकिन इसी वक्त अमेरिका के कुछ सिविल राइट ग्रुप्स सरकार पर लगातार जेलों की खस्ता हालत में सुधार करने के लिए दबाव बना रहे थे। उस वक्त अमेरिकन जेलों का हाल कुछ ठीक नहीं था। खाने पीने से लेकर वहां गार्ड्स की बदतमीजियां भी अक्सर कैदियों के लिए जी का जंजाल बन जाती थी। फ्रैंक भी इस बात को नोटिस कर रहा था, इसलिए उसने 2 बार जेल से भागने की कोशिश भी की। उसने अपनी एक दोस्त जीन सेब्रिंग से कांटेक्ट किया और उसे मदद के लिए बुलाया। जीन उस वक्त जेल ब्यूरो के इंस्पेक्टर C.W. डल्बी से मिलने के लिए पहुंची और खुद को राइटर बताते हुए कहा कि वो जेल पर एक स्टोरी तैयार कर रही है, इसलिए उसे जेल में अंदर जाना है। इसी बहाने से उसने डल्बी का बिजनेस कार्ड ले लिया और फ्रैंक को दे दिया। बाद में फ्रैंक ने यही कार्ड अपने प्रिजनर अधिकारी को दिखाया जिसके अंडर में फ्रैंक का केस था और उससे कहा कि वो एक अंडरकवर एजेंट है जिसे स्पेशल काम के लिए यहाँ भेजा गया था। खुशकिस्मती से इस एजेंट को फ्रैंक के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। उसे बस ये पता था कि ये एक कैदी है। उसने क्या किया है इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने फ्रैंक की बातों पर भरोसा कर लिया। भरोसा करने की एक और वजह ये थी कि उसने फ्रैंक द्वारा दिखाए कार्ड की प्रामाणिकता चेक ही नहीं की और सबसे बड़ी वजह फ्रैंक ने खुद को अंडरकवर सीक्रेट मार्शल का एजेंट बताया था और उन दिनों इन्हीं एजेंट्स की वजह से 2 FBI एजेंट अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। लेकिन वो ऑफिसर ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए अब एजेंट फ्रैंक के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। उसे बाकी कैदियों से अलग और अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती थी। इसी कार्ड और डल्बी का डर दिखाकर एक दिन वो जेल से बाहर निकल गया और ब्राज़ील भागने की कोशिश की, लेकिन एक ऑफिसर ने उसे पहचान लिया और एक बार फिर वो जेल में आ गया।
1971 से लेकर 1974 यानी पूरे 4 साल तक वो जेल में रहा और इसके बाद उसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। असल में उस रोज़ अमेरिका में धोखाधड़ी और बैंक फ्रॉड के केस बढ़ते ही जा रहे थे। FBI, इंटरपोल और पुलिस भी इन ठगों को पकड़ने में कड़ी मशक्कत कर रही थी, लेकिन ठग उनसे 2 कदम आगे थे, जिस वजह से सरकार भी बहुत परेशान थी। लेकिन सरकार और एजेंसीज को फ्रैंक के कारनामों के बारे में भी पता था, और आप तो जानते ही हैं, एक ठग ही दूसरे ठग की मानसिकता को अच्छी तरह समझ सकता है। सरकार ने भी यही सोचा और फ्रैंक की मदद लेने का प्लान बनाया। इसके लिए 1974 में फ्रैंक को एक ऑफर दिया गया। उससे कहा गया कि उसे रिहा किया जा सकता है, लेकिन पूरी आज़ादी के साथ नहीं, सिर्फ पैरोल पर उसे दोबारा जेल में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जेल और सज़ा से बचने के लिए उसे FBI की मदद करनी होगी। कुल मिलाकर उसे ठगों को पकड़ने के लिए FBI की मदद करनी थी, जिसके बदले उसकी सज़ा तो माफ़ हो ही रही थी, लेकिन उसे किसी भी तरह की सैलरी नहीं मिलने वाली थी। फ्रैंक ने सोचा कि उसकी पिछली लाइफ में भले ही उसने पैसा बहुत कमाया हो, लेकिन तरीका तो ख़राब ही था, और अपनी छवि को सुधारने का इससे अच्छा मौका उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। दूसरा, उसे अब जेल में भी नहीं रहना था, इसलिए वो मान गया। जेल से आज़ाद होने के बाद उसे FBI ने बैंक फ्रॉड और फॉर्जरी से जुड़े केसों को क्रैक करने के लिए कंसल्टेंट की तरह अपने साथ रखा। इसके साथ ही उसने खर्चा चलाने के लिए कई जगह नौकरी करने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही लोगों को उसके पिछले कारनामों के बारे में पता चलता, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता। हर जगह से निराशा मिलने के बाद फाइनली वो एक बैंक में पहुंचा और बैंक मैनेजमेंट को भरोसा दिलाया कि वो उन्हें जालसाजी से बचा सकता है। साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर वो बैंक को अपनी सेवाओं के बावजूद फ्रॉड रोकने में मदद नहीं कर पाता है, तो इसके बदले वो कोई सैलरी भी नहीं लेगा। बैंक भी मान गई और फ्रैंक को वहां सिक्योरिटी कंसल्टेंट की जॉब मिल गई। दूसरी तरफ FBI एजेंट्स को भी जब ज़रूरत होती, वो फ्रैंक को बुलाते और फ्रैंक उन्हें बताता कि ठग की अगली चाल क्या हो सकती है। देखते ही देखते उसके तरीके इतने मशहूर होने लगे कि अब हर ठगी से जुड़े केस को सुलझाने के लिए उसे बुलाया जाने लगा। जब बैंकों को उसके बारे में पता चला, तो बैंकों ने उसके लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए ताकि वो उनके स्टाफ को सिखा सके कि फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं और कैसे पता करें कि उनकी बैंक के साथ ठगी होने वाली है। देखते ही देखते फ्रैंक पूरे अमेरिका में ठग नहीं बल्कि सिक्योरिटी कंसल्टेंट एक्सपर्ट के नाम से मशहूर होने लगा, और अब उसके लेक्चर सिर्फ बैंकों ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी और स्पेशल इवेंट शोज़ के जरिए भी आयोजित होने लगे। इसके बाद 1976 में उसकी मुलाकात केली नाम की लड़की से हुई, जो उसी बैंक में इंटर्न थी जिसके लिए वो काम कर रहा था। केली को देखते ही फ्रैंक को उससे प्यार हो गया, क्योंकि वो स्मार्ट थी और भरोसेमंद भी। लेकिन केली फ्रैंक की हकीकत नहीं जानती थी, और अब फ्रैंक कुछ भी झूठ नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने एक दिन केली को सब सच बता दिया। फ्रैंक की ऑनेस्टी से वो इतनी खुश हुई कि उसके प्यार को कबूल कर लिया और बाद में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद फ्रैंक की पूरी लाइफ ही बदल गई। अब उसके दिमाग में सिर्फ ठगों को पकड़ने की बातें घूमती थी, ना कि ठगी करने की। 1970 के दशक तक वो दुनिया भर में कंसल्टेंट के रूप में पहचाना जाने लगा था। IBM, वीज़ा और USA के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तक उसकी क्लाइंट थे, जिनसे वो अपनी सर्विस के बदले मोटी फीस भी चार्ज करता था। और अब वे रियल में अमेरिका के रईस लोगों में शुमार हैं, जिसके पास अरबों की संपत्ति है, और ये जायज़ तरह से बनाई गई संपत्ति है जिस पर फ्रैंक को नाज है। फ्रैंक पिछले लगभग 40 सालों से अमेरिका में सेवाएं दे रहा है। 1980 में उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी कैच मी इफ यू कैन लिखी थी, जो खूब फेमस हुई। इसी स्टोरी से इंस्पायर होकर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने 2002 में कैच मी इफ यू कैन मूवी भी बनाई थी, जिसमें फ्रैंक का किरदार लियोनार्डो डिकैप्रियो ने निभाया है। और ये मूवी भी अपने समय की ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसने करोड़ों लोगों को न सिर्फ फ्रैंक की लाइफ जर्नी को जानने में मदद की, बल्कि एक चोर से सिक्योरिटी कंसल्टेंट तक के सफ़र की रोचक जानकारी भी उन तक पहुँचाई। इसके बाद तो फ्रैंक की लाइफ पर पॉप कल्चर में भी काफ़ी कुछ देखने को मिला। 2011 में सेम कहानी पर ब्रॉडवे का एक मशहूर म्यूजिक भी बना और फ्रैंक पॉप कल्चर के आइकन बन गए, और आज उन्हें लोग रियल लाइफ में भी कैच मी इफ़ यू कैन कहकर पुकारते हैं। अपनी पुरानी लाइफ को याद करते हुए फ्रैंक कहते हैं, मैं जानता हूँ कि एक कागज़ का टुकड़ा मेरे किए को मिटा नहीं सकता। मैंने जो गलतियाँ की, मुझे उनके साथ ही जाना होगा। हाँ, लोग 16 से 21 वर्ष की मेरी हरकतों के बारे में जानकर रोमांचित होते हैं, लेकिन मुझे खुद ये हैरत होती है कि जेल से निकलने के बाद मेरी ज़िंदगी कैसी दिशा में गई। मैं बस सही काम करने की कोशिश करता हूँ और आशा करता हूँ कि अंत में मेरे उसी बदलाव के लिए मुझे याद रखा जाएगा। तो आप फ्रैंक को किस लाइफ के लिए याद रखेंगे, 16 से 21 वाली या 22 के बाद वाली, यानी जेल के बाहर वाली? आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियाँ अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।